ओके फ्यूचर ऑफिसर्स। सो एचडीएफसी बैंक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारे इंडिया में, और इसकी फुल फॉर्म है, आपको फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम तो याद कर लो। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। राइट, इसको लिख लेना। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एचडीएफसी ने इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसके दो वेरिएंट है। एक का नाम है पिक्सल प्ले और दूसरे का नाम है पिक्सल गो। यानी कि पहले खेलो, उसके बाद अपने अपने घर को निकल लो। ठीक है, पिक्सल प्ले एंड पिक्सल गो, ये आपको याद रखना है। और कभी अगर भूल जाओ तो इस एनिमेटेड जो करेक्टरिस्टिक्स है इनको याद कर लेना, आपको याद आ जाएगा। कभी आपको लगे कि कोई वर्चुअल क्रेडिट कार्ड था, उसका पिन आप भूल गए, तो एच डी एफ सी याद कर लेना। फिर भी याद नहीं आता तो ये पूरा सेंटेंस याद कर लेना, आपको जवाब मिल जाएगा एग्जाम में भी। अब आगे की न्यूज़ देखते हैं। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करने वाले हैं मई 3 और 4 वीक का बैंकिंग न्यूज़, और ये कंप्लीट होगा। इसमें हमारी अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 न्यूज़ होगी, और काफ़ी न्यूज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आरआरबी पीओ में एंड आरआरबी क्लरिकल में आने के चांसेस है। तो अच्छे से समझना। और किसी भी लेक्चर्स के नोट्स आपको नहीं बनाने, मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक लेक्चर में आपको नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे मिल जाएगी। वहां से उसको डाउनलोड करो और उसका प्रिंट आउट निकलवा के याद करना शुरू कर दो, और 8 से 10 बार अच्छे से बार बार रिवीजन करो। एग्जामिनर को जाके आप पढ़ा दोगे, इतना अच्छे से आपको आ जाएगी, डर जाएगा आपसे एग्जामिनर। तो शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है @RightApproach_बैंकिंग। ये जो बीच में लाइन होती है ना, इसको हम अंडरस्कोर बोलते हैं नीचे की तरफ, ये भी लगा लेना। और टेलीग्राम चैनल का नाम है @RightApproach_YouTube। इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी अपडेट्स है, वीडियोज है, नोट्स पीडीएफ है, वो सभी हम यहाँ पर अवेलेबल करवा देते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले न्यूज को देखते हैं। तो साउथ अफ्रीका, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, कितना समझदार वाला मैंने जवाब दिया है ना। तो साउथ अफ्रीका का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही साउथ अफ्रीका सेंट्रल बैंक, उन्होंने फाइन इम्पोज किया है किस पे। बड़े बड़े शब्दों में देखो, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। मुझे इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या है, मुझे तो नहीं पता, आप बताओ मुझे कमेंट में क्या है। और इन्होंने कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं, वो रूल्स क्या है देख लेते हैं। तो साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक, ओके, ये याद रखना, साउथ अफ्रीकन है, राइट। उन्होंने पेनल्टी लगाई है 4.5 करोड़ रुपीस की। इंडियन रुपीस में है 4.5 करोड़, और अगर इस इंडियन रुपीस को हम साउथ अफ्रीकन मनी में देखेंगे तो वो है 10 मिलियन रेंड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, 4.5 करोड़ या फिर 10 मिलियन रेंड, ये दोनों को याद रखो। और ये जो फाइन लगाया है वो लगाया है भारतीय स्टेट बैंक, जो कि फेमस है लंच के बाद आना की कोटेशन के लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे फाइन लगाया है, और ये इनकी जो साउथ अफ्रीका में ब्रांच है। ठीक है, अब देखो कोई भी इंटरनेशनल बैंक, ऑब्वियस ही बात है, इंडिया में कोई बैंक है उस पर फाइन क्यों लगाएगा। तो जो ब्रांच उस कंट्री में है, तो उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो वो फाइन लगाते हैं, फाइन इम्पोज करते हैं। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि एक तो कितना अमाउंट है, कौन से बैंक पे लगाया है और किसने लगाया है वो, प्लस किस लिए लगाया है। तो वायलेटिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज थे उसको एसबीआई ने वायलेट किया था, उल्लंघन किया था, जिसके चलते एसबीआई को बहुत ही जबरदस्त मार लगी है 4.5 करोड़ रुपीस की। सेक्शन याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 45C FIC एक्ट 38 ऑफ 2001। ये एक्ट साउथ अफ्रीका रिजर्व बैंक का है, जिसके चलते फाइन लगाया है 4.5 करोड़ रुपीस का। FIC
यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेंटर एक्ट, राइट। तो सेक्शन कौन सा है? 45C है। एक्ट कौन सा है? 38 है। 38 में कौन सा है? 2001 है। अब यहाँ पर देखो कितनी हंसी आ रही है हमारे प्यारे से जेरी को। 2.5 करोड़ लंच से पहले और 2 करोड़ भी लंच से पहले देना है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली है क्या कि जो फाइन लगाया था, इसमें 2.5 करोड़ का जो फाइन है वो तो एट इंस्टेंट दे दिया था एसबीआई ने, और बाकी जो 2 करोड़ बचे थे 4.5 करोड़ में से, वो 36 मंथ में यानी कि 3 सालों में देने हैं एसबीआई को। किसको? साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक को। ये हमारी न्यूज समाप्त होती हुई। तालियां। अब आते हैं सेकंड न्यूज पे। सो न्यू नेशनल पोर्टल, एक नया नेशनल पोर्टल हुआ है, लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? देखते हैं। और ये करेगा क्या? ये हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स में हेल्प करेगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का इनिशिएशन होगा, पार्टिसिपेशन होगा। तो न्यूज देख लेते क्या है पूरी पहले। ओके, देखो, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिनके जो मिनिस्टर थे वो पहले मनसुख मंडाविया जी थे, अभी चेंज कर दिया गया है। तो चेंज करके कौन कर दिए गए हैं आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सो नहीं पता तो कोई नहीं, मैं बता दूंगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है, अच्छे से याद रख लेना, NCHX, यानी कि नेशनल हेल्थ, NH से, C से क्लेम, E से एक्सचेंज। तो क्या हो गया? नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। बहुत सिंपल फुल फॉर्म है, बस याद कर लेना। ये हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स जो होंगे उसको जल्दी से जल्दी प्रोसेस करने में हेल्प करेगा, प्लस जो ट्रांसपेरेंसी होगी कि लोन गया या नहीं गया उसके बारे में इत्तला करेगा, इन्फॉर्म करेगा। तो कोई भी यहाँ पर कुछ भी तरीके का घोटाला नहीं कर सकता, पूरा ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। अब ये बनाया किसने है? ये क्या मतलब NCHX जो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है हमारा, ये बनाया किसने है? तो यहाँ पर इसको बनाया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इनको बनाया है, याद रखना। और इंडिया का मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, जो कि आभा आईडी भी आपने सुना होगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी, उसी की है वो। तो ये जो मिशन है इसके चलते ये डेवलप किसने किया था? NHA ने किया था। क्या डेवलप किया था? NHA ने नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज डेवलप किया था। और यहाँ पर आप फीचर्स यहाँ पर इमेज में रीड कर सकते हो। सो और यहाँ पर भी इनकी बात सुन लेना ध्यान से। ओके, अब आते हैं अगली न्यूज पे। ओके, इसी न्यूज का अगला सेगमेंट है, अगला मतलब स्लाइड है, इसी न्यूज का पार्ट है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिनके चेयरमैन है देबशीश पांडा जी। कौन है? देबशीश पांडा जी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में है, याद रखना। कब शुरू हुआ था काम करना? ये 2000 में काम करना शुरू हुआ था, लेकिन वैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हो चुका था, राइट। ये रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट करता है इंश्योरेंस सेक्टर्स को, राइट। उनको जितना भी लेखा जोखा होता है वो सब ये करता है, IRDAI। तो IRDAI ने एक मैंडेट किया था, यानी कि एक कंपलसरी किया था कि ऐसा होगा ही होगा, और आपको एक डेट तक ये करना शुरू कर देना है। अब क्या था? 1 अप्रैल 2024 से जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, जो भी आप बीमा करवाते हो किसी भी बैंक से, LIC से, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, उसको अब इलेक्ट्रॉनिकली इशू किया जाएगा। इंडिविजुअल के कोई भी पर्सन होगा उसके EIA अकाउंट में, यानी कि ई इंश्योरेंस अकाउंट में। इसका फायदा क्या है? जैसे मान लो कि आपकी 5 इंश्योरेंस है, अलग अलग, है ना, कुछ भी हो सकती है। अब उन 5 इंश्योरेंस की कॉपी आप बार बार रखोगे तो क्या पता वो मिसप्लेस हो जाए, या और भी कारण हो सकते हैं कि आपको टाइम से ना मिले, या फिर लॉस्ट हो जाए। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉनिकली इंश्योरेंस पॉलिसीज होगी वो एक जगह पे रहेगी, आप उसको जब चाहो तब एक्सेस कर सकते हो, और वो सारी पॉलिसी को आपके इस इंश्योरेंस अकाउंट में डाल देंगे। ये क्या था? मैंडेटरी। ओके ओके, इसके बाद जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर है वो है जगत प्रकाश नड्डा। इनको याद कर लेना। सो
पी नड्डा जी हमारे नए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बने हैं। साथ ही साथ में इनको एक और मिनिस्ट्री मिली है, वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इनको भी याद कर लेना। और इन्होंने रिप्लेस किया था हमारे फॉर्मर मिनिस्टर को हेल्थ और केमिकल्स के, वो थे मनसुख मंडाविया जी। इनको रिप्लेस कर दिया था। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ कौन है? याद रखो, इंपॉर्टेंट है। दीप्ति गौर मुखर्जी जी इनकी सीईओ है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर नर्स का एक डाउट है डॉक्टर के बारे में, अब वो आप अच्छे से इसको रीड कर लेना, और फिर भी इनका डाउट रिजोल्व ना हो तो आप हेल्प कर देना। ओके, तो यहाँ पर टाटा एआईजी, अगली न्यूज शुरू होगी हमारी। सो टाटा एआईजी ने लॉन्च किया है इंश्योरेंस कवर फॉर सैटेलाइट मेकर्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन आरआरबी में देने वाला है, पता नहीं क्यों मेरा इंस्टिंक्ट्स बोल रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना कि टाटा एआईजी ने सैटेलाइट मेकर्स में इंश्योरेंस लॉन्च किया है, जो कि पहला प्राइवेट प्लेयर है इंडिया से, पहला प्राइवेट प्लेयर है जिसने ये इंश्योरेंस लॉन्च किया है। प्राइवेट प्लेयर क्या होता है? प्राइवेट कंपनी होती है। ओके, अब आ जाओ इसकी अगली स्लाइड पे। सो टाटा एआईजी, या फिर आप इसको पूरा नाम भी याद कर सकते हो, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस। टाटा एआईजी भी याद रखोगे तब भी काफी है। सो टाटा एआईजी ने इंट्रोड्यूस किया है पहला, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट, यानी कि जब वो ऑर्बिट में चले जाती है उसके बाद लागू होगा इंश्योरेंस। देखो इसकी स्पेशलिटी क्या है। और ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि विच प्राइवेट कंपनी या फिर विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स, तो आंसर क्या होगा उसका? टाटा आएगी, एआईजी। ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। फाइन, तो यहाँ पर ये जो प्राइवेट प्लेयर है इंडिया का पहले जिसने लॉन्च किया है, और ये सैटेलाइट इंश्योरेंस कवर ऑफर करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर लॉन्च किया तो कुछ तो ऑफर करेगा ही। और जो भी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनका फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ये देगा कि भाई ऑर्बिट में जाने के बाद अगर सैटेलाइट काम नहीं करी या फट गई या कुछ भी हो गया, तो आपको जो फाइनेंशियल कवर है वो हम पूरा कर देंगे। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अप्रैल 2024 में, हमने ये अप्रैल के लेक्चर में किया भी था, आपको याद होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्पेस सेक्टर में अलाउ कर दिया है, मंजूर कर दिया है, कि जो फॉरेन कंपनीज है या जो फॉरेन एंटिटीज है या जो फॉरेन इंडिविजुअल्स है, कुछ भी क्यों ना हो, बाहर से हमारे इंडिया में 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर दूसरे देशों से हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करना। राइट, अब यहाँ पर इनका कुछ कहना है जो कि बात एकदम सही है। देखो हम बहुत क्या बोलूं मैं, इतना पैसा नहीं है भैया, तो गरीब, हाँ, तेरा घर जाएगा सैटेलाइट इंश्योरेंस करवाने में घटोटकच, तो हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कि बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। सो टाटा एआईजी जो कंपनी है वो दो सेगमेंट्स से बनी है, एक तो टाटा ग्रुप जो इसकी पेरेंटल कंपनी है, दूसरा अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, इसको भी याद रखना। टाटा एआईजी के सीईओ कौन है? अब इनके सीईओ हम याद क्यों कर रहे हैं? वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इन्होंने इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर में सैटेलाइट इन ऑर्बिट, सॉरी, इंश्योरेंस लॉन्च किया है। तो नीलेश गर्ग जी, इनको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। राइट, और जो हमारे एनएचए के थे सीईओ वो कौन थे? दीप्ति गौर मुखर्जी। सो दीप्ति गौर मुखर्जी हो गया और नीलेश गर्ग हो गया। राइट, अब आते हैं आगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हमारे जैसे इंडिया में बॉम्बे में एनएससी है, बीएससी है। एनएससी में टॉप 50 कंपनी होती है, बीएससी में टॉप 30 कंपनी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इंट्रोड्यूस किया है एक पैसा टिक साइज। अब ये टिक साइज क्या भला है? देखो टिक मतलब क्या होता है? कोई भी स्मॉल वेरिएशन करना, ठीक है, या कुछ भी विजिबिलिटी का दिखना, टिक साइज होता है वो। मतलब इसका मैं आपको आगे समझाऊंगा। इनका कहने का मतलब ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार जो भी स्टॉक, ठीक है, जो भी स्टॉक जिसकी कीमत 250 रुपए से कम होगी,
अब उसका जो टिक साइज होगा वो 1 पैसा होगा। यानी कि मान लो कि कोई स्टॉक है, उसकी कीमत 100 रुपए है, ठीक है। अब लास्ट जब ऑक्शन हुआ था, जब लास्ट बिड लगी थी, बिड जो होती है, उसमें स्टॉक प्राइस 100 रुपए था। अब जो अगली जब अगला स्टॉक मार्केट लगेगा, तो उसमें इसका जो स्टॉक प्राइस होगा वो 99.99, 99.98, 99.97, 99.96 और कंटिन्यू, इस तरीके से एक एक पैसा कम होगा। उसको कहते हैं टिक साइज। समझ में आया? चलो, समझ आ गया तो इसी बात पे लाइक कर देना। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लोअर कर दिया, यानी कि डिक्रीज कर दिया है टिक साइज। ये टर्म याद रखना, भूलना मत इसको, बड़ा बड़ा दीवार पे या फिर माथे पे चिपका लो लिख के, टिक साइज, ठीक है। तो टिक साइज है, और ये स्टॉक्स के लिए है। पहले 5 पैसा था टिक साइज, अब कितना हो गया? 1 पैसा हो गया। पहले क्या होता था कि अगर मान लो पहला जो स्टॉक प्राइस था किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का, अगर वो 100 रुपए था, तो ये 99.95, 99.90, 99.85, 99.80 ऐसे होता था। लेकिन अब ये अगर 100 रुपए लास्ट स्टॉक प्राइस था, तो अब ये 100 रुपए से होके 99.99, 99.98, 99.97 एंड सो ऑन। इसकी आंखों में मत देखना, डर जाओगे। सो टिक टिक बरसा पानी, पानी में पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टिक साइज इज नॉट एप्लीकेबल टू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये एक कंडीशन है, इसको याद रखना। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जो एनएससी ने टिक साइज लॉन्च किया है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो वो होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसको अच्छे से याद कर लेना, एटीएफ पे ये लागू नहीं होगा। और जो टिक साइज है हमारा, ये किस किस पे लागू होगा? तो देखो, सेटलमेंट टाइम होता है जिसको हम सेटलमेंट पीरियड भी बोलते हैं। जैसे मान लो आज मैंने कोई ट्रेड किया, ठीक है, तो मुझे कल तक उसका सेटलमेंट करना है। अगर या तो मैंने आज पेमेंट कर दी, या फिर मुझे कल तक पेमेंट करनी ही करनी है, तो वो होता है सेटलमेंट टाइम, सेटलमेंट पीरियड। तो इसमें बोला है कि जो भी स्टॉक होंगे, वो जो टिक साइज होंगे, वो एप्लीकेबल है T+1। टी का मतलब होता है ट्रेड डे, जिस दिन आप ट्रेड करते हो। जैसे अगर मैंने आज ट्रेड किया है, तो वो होगा टी, ठीक है। और +1 यानी कि अगर मान लो आज मंडे था, तो कल ट्यूसडे होगा, तो ट्यूसडे तक मुझे सेटलमेंट करना है। समझे इस बात को? और ये T+0 है, यानी कि जीरो का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे ट्रेड डे वाले दिन ही पे करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा। अगर मैंने मंडे को ट्रेड किया है आज के दिन इन केस, तो मुझे मंडे को ही इसको पे करना पड़ेगा, मिडनाइट से पहले पहले। तो ये इसको याद रखना। अब आ जाओ अगली स्लाइड पे। टिक साइज जो है वो तो स्मॉलेस्ट प्राइस चेंज है। ऑब्वियस सी बात है भाई, 1 पैसे से अब कितना नीचे गिरेगा यार? 1 पैसे की तो कीमत वैसे भी नहीं है आज के टाइम पे इतनी ज्यादा। तो 1 पैसा एनएससी ने टिक साइज कर दिया है। तो ये जो टिक साइज है 1 पैसे का, स्मॉलेस्ट प्राइस चेंज है किसके लिए? लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए। स्टॉक आप मान सकते हो, ज्यादा डीप में मत जाओ। एंड इट अफेक्ट्स हाउ मच प्राइसेस कैन चेंज बिटवीन बाय एंड सेल। बाय एंड सेल देखो, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज को बिजनेस करने के लिए एक खरीदार होता है, एक बेचने वाला होता है, तो दोनों तो लगते ही लगते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, याद रखो इनको, कभी बंद भूलना जब तक कि चेंज ना हो जाए। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी, ये इनके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ था। आप मुझे बताओ, क्या सिडबी का भी स्टैब्लिशमेंट 1992 में हुआ था या फिर नहीं हुआ था? कंफर्म करो, यस या नो कमेंट में। अब हनी बोलने से वो हनी नहीं हो जाएगा, रहेगा वो चमगादड़ ही। बात तो ठीक है, चलो अब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इसमें। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगली न्यूज है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, क्या इंट्रोड्यूस किया है? महाकृषि समृद्धि, यानी कि फॉर्च्यून होता है एक तरीके से, प्रोग्रेस होती है समृद्धि। तो महाकृषि समृद्धि योजना, और ये फूड एंड एग्रीकल्चर बेस पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, पैसों की सहायता देगा, जो कि मैक्सिमम लोन होगा। अब इसको याद रखना है आपको, कितना होगा मैक्सिमम लोन? 100 करोड़ रुपीस तक का ये मैक्सिमम लोन देगा।
इससे ज्यादा नहीं देगा एंटिटी को, जो भी फूड एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है, इंडस्ट्रीज को। और जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ है वो है निधु सक्सेना जी, इनको भी याद कीजिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में है, ये भी याद कीजिए। टैगलाइन क्या है? एक परिवार एक बैंक, राइट। तो एक परिवार एक बैंक, ये इनकी टैगलाइन है। और अच्छी हो सकती थी, लेकिन चलो कोई नहीं, ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। बाकी पौधे लगाते रहना, गर्मी का टाइम है तो बात सुनना जय की दादा की। अब आते हैं अगली न्यूज पे। ओके, तो एचडीएफसी बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। वर्चुअल रियलिटी होती है ना, कंप्यूटर में ही बस होता है, उससे बाहर की दुनिया नहीं होती, या फिर वर्चुअल गेम होती है, वर्चुअल वर्ल्ड होता है। उसी तरीके से वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, यानी कि ये डिजिटल रहेगा, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, ये याद रखना, ये डिजिटल रहेगा। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि पहली बात तो ये इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। दूसरी बात, ये लॉन्च किसने किया है? इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एच डी एफ सी। और तीसरी बात, एच डी एफ सी ने अभी 100 मिलियन प्लस क्रेडिट कार्ड कुछ इशू किए थे, ये भी आप याद रखना। आई गेस इतने ही किए थे ना, 100 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है। हाँ ठीक है, इतना ही किया था, लगभग 10 करोड़ के आसपास ही किया था इन्होंने। तो ये जो सरचार्ज था, ये जो लिमिट थी, कैप था, ये इसको इन्होंने इंक्रीज कर दिया था। यानी कि इस कैप को इन्होंने तोड़ दिया था, और 100 करोड़ प्लस का क्रेडिट कार्ड इशुएंस में एचडीएफसी ने टॉप किया था। ज्यादा कंफ्यूज हो गया मैं, चलो खैर कोई नहीं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अब इसमें दो वेरिएबल है, पहला आप इसको याद रखो, एक है पिक्सल प्ले, दूसरा है पिक्सल गो। तो पिक्सल प्ले एंड पिक्सल गो, ये आपको याद रखना है। वीजा नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क है? तो वीजा नेटवर्क होगा। और ये भी याद रखना है, एक मास्टर कार्ड होता है, एक रुपए होता है। तो याद रखना, वीजा नेटवर्क में एचडीएफसी ने ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और इस वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के नाम भी याद कर लेना, वो क्या है? पहले खेलो, प्ले एंड देन जाओ, गो। सो पिक्सल प्ले एंड पिक्सल गो, ये याद रख लेना। फिर भी अगर एग्जाम में याद ना आए तो इन दीदी की बात को याद कर लेना। ओए चमगादड़, एचडीएफसी कार्ड का पिन क्या था? आपका रिप्लाई किया होगा, आप खुद ही पढ़ लेना। तो एचडीएफसी बैंक के जो एमडी सीईओ थे वो कौन है भैया? शशिधर जगदीशन जी है, ठीक है, शशिधर जगदीशन जी, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन अलग है, काफी बच्चे एमडी सीईओ और चेयरमैन को मिक्स कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। चेयरमैन अलग होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे ऊपर बैठे होते हैं। और एमडी सीईओ का काम होता है मैनेज करना, सबसे सुपीरियर जो लाइक पोजीशन होती है वो इनकी होती है, एमडी की। कुछ भी मैनेजमेंट का काम होता है तो, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन सबसे ऊपर रहता है। तो अटानु चक्रवर्ती जी जो है वो चेयरमैन है, और शशिधर जगदीशन जी हमारे एमडी सीईओ है एचडीएफसी बैंक के। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में हेडक्वार्टर है, जहां पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी हेडक्वार्टर था। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये भी याद रखना, ईयर। तो 1994 में एचडीएफसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया समझते हैं। तो ये याद कर लेना। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो यहाँ पर दो न्यूज है, एक है टाटा एआईजी, जिसने इंडिया की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट इंश्योरेंस लॉन्च किया था, अभी हमने रीड किया था, याद आ रहा है? आ रहा होगा याद। तो टाटा एआईजी ने प्लस ओरम, इन दोनों का कोलेबोरेशन है, तो याद रखना, टाटा एआईजी और एक दूसरी कंपनी है ओरम, AURM, AURM, ओरम। इन दोनों ने एक इंश्योरेंस कवरेज के लिए पार्टनरशिप की है, जिसमें जो ओरम कंपनी है इसके जो वोल्ट्स होंगे ना, वोल्ट्स मतलब क्या होता है, मैं भूल रहा हूँ हिंदी में क्या कहते हैं इसको, खैर छोड़ो। मतलब एक तरीके से जो अलमीरा होती है ना, जैसे बैंक में लोकर फैसिलिटी होती है, उसी टाइप की। तो ये जो देख रहे हो आप नीचे यहाँ पर इमेज में देखो, ये जो वोल्ट है इस तरीके के। तो 25 लाख तक का इंश्योरेंस होगा ओरम कंपनी के वोल्ट में, जो कि इंश्योर करेगा टाटा एआईजी, इनके चोरी हो जाती है या दीमक लग जाती है, तो ऐसे में टाटा एआईजी आपको फंड प्रोवाइड करेगा।
सो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस दूसरी न्यूज है। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है। हमारे इंडिया में अभी कुछ दिन पहले 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, अब घट के 11 हो गए। अब ये कैसे हुआ? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का कोलैबोरेशन हुआ है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, सॉरी, ओके। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक प्लस फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन ये दोनों मिलके मर्ज हो चुके हैं। तो फिनकेयर ने रिक्वेस्ट की थी एयू को कि भैया हमको मर्ज कर लो, हमको अपनी शरण में ले लो। तो एयू ने हाँ कर दी थी। और अब हमारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो 12 से घट के कितने हो गए भैया? 11 हो गए, इसको याद रखना। सो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस प्लस जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों का कोलैबोरेशन है, जिसमें ये बोला गया है कि ये पार्टनरशिप करेंगे नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की। किसकी? नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। और जो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ है वो है अजय कनवाल जी। अजय कानवाल जी, याद कर लेना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का? बेंगलुरु कर्नाटका में, ये भी याद कर लेना। ओके। और बाकी जब भी कभी आप फोटो खिंचवाते हो तो क्या आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि आज फोटो भेजेंगे या इंस्टाग्राम पे लगाएंगे? उसके पीछे का पर्पस क्या होता है आप आज आपको पता लग जाएगा। ओके। तो इंडिया ने, अगली न्यूज में, इंडिया ने बजटरी सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड किया है। किसको? मालदीव को। जो मालदीव हमारी कंट्री है, भैया लाल मार्कर कहाँ पर है? ये रहा। तो मालदीव जो कंट्री है हमारी, जो अभी कुछ दिनों पहले इंडिया के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी बहुत ज्यादा। यानी कि जब हमारे पीएम जी लक्षद्वीप में गए थे, सॉरी अंडमान निकोबार, कहाँ गए थे मुझे याद नहीं आ रहा अभी, सॉरी। तो वहां पर उन्होंने एक इमेज ट्वीट की थी, उसके चलते बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुआ था। कुछ फॉरेन मिनिस्टर थे मालदीव के जिन्होंने कुछ अननेसेसरी अनवांटेड कमेंट्स कर दिए थे इंडिया के रिगार्डिंग कि लक्षद्वीप वगैरह ये इतना मतलब नहीं है टूरिज्म के लिए। तो उस स्पेस पे जो काफी लोग थे इंडिया के, उन्होंने अपना टूरिज्म प्लान मालदीव का कैंसिल कर दिया था। इसका फायदा किसको हुआ भैया? श्रीलंका को हुआ, क्योंकि फिर लोगों ने जाना शुरू कर दिया श्रीलंका में। ये भी आपको पता होना चाहिए। सो मालदीव को अभी इंडिया ने एक बजटरी सपोर्ट एक्सटेंड किया है, कितने का? $50 मिलियन का। ये आपको याद रखना है, $50 मिलियन, $50 मिलियन, 50 मिलियन का। ओके। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस मालदीव का कोलैबोरेशन है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है बजट का $50 मिलियन का, जिसमें उन्होंने मालदीव को ये बजट दिया है। और ये बजट किस फॉर्म में रहेगा? तो ये ट्रेजरी बिल के फॉर्म में रहेगा, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। और ये जो बजट है, ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है सॉरी, ये 1 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना, 1 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। और ये जो बजट है वो कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, ये प्रोवाइड करेगा। तो टी बिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, पहली बात। एग्जाम में पूछ सकता है कौन इशू करता है, तो आरबीआई। गलती से मत लिखना भैया, अगर आपने आरबीआई लिख दिया तो आप गए, आपका पॉइंट -25 नंबर गए। तो ऐसा मत करना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। और ये शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि कुछ समय के लिए ये यूज होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। और जो ट्रेजरी बिल है हमारा ना, ये 3 टेनर्स में इशू होता है, यानी कि 3 टाइम पे इशू होता है। एक 91 डेज, दूसरा 182 डेज, तीसरा 364 डेज। सिंपली 91 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हो गया? 182। इसको मल्टीप्लाई 2 से, कितना हो गया? 364। खत्म। तो ऐसे आपको याद रखना है। टी बिल्स एक जीरो कूपन सिक्योरिटी है, यानी कि जो इसका इंटरेस्ट है वो पे नहीं होता है। ये याद रखना। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये डिस्काउंट रेट पे बेचा जाता है। समझ आया? नहीं आया? पैसा पानी में गया छपक। यानी कि अगर कोई चीज है उसकी वैल्यू 100 है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे वो चीज आपको देनी है कि भाई ये चीज 100 की है, और मुझे ना, तुम एक काम करो, 95 रुपीज दे दो, मुझे उधार चाहिए 95 रुपीज।
और जब टाइम हो जाएगा तो मैं आपसे ये चीज वापस ले लूंगा, फिर आपको मैं पूरे 100 रुपीज की जो वैल्यू होगी वो दे दूंगा। इस तरीके का होता है हमारा ट्रेजरी बिल। तो डिस्काउंट रेट पे इशू होता है और जो भी मैच्योरिटी पे इसकी फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू क्या है, 100 की फेस वैल्यू 100 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जो फेस वैल्यू होगी वो उस पर रिडीम किया जाता है। काफी बड़े बड़े अमाउंट के लिए होता है, जैसे कि $50 मिलियन के लिए। समझ आया? ठीक है, समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। अब समझो कि टी बिल्स के बारे में चीजें। टी बिल को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए पहली बात तो इन्वेस्ट होते हैं या इनको दिया जाता है, जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है। ये भी आपको याद रखना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आरबीआई में ऐसे टी बिल पे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये टी बिल्स। इसको याद कर लो अच्छे से, हर एक स्टेटमेंट को जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है टी बिल्स में वो कितनी होती है भैया? 25,000 रुपया की, इंडिया। तो 25,000 रुपये या उसका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 50,000, देन 75,000, देन 100, देन 125, देन 150 एंड सो ऑन। तो 25 के मल्टीप्लीकेशन में ही इसके अमाउंट को रिसीव किया जाता है, लेकिन मिनिमम 25,000 होता है। ये कोई बात आपको बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसको सीक्रेट रखना। ओके। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा लंच के बाद आना बैंक है, इन्होंने ये जिम्मा उठाया है, यानी कि सब्सक्राइब किया है कि ये जो अमाउंट है $50 मिलियन का, फॉर गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल, ये इशू करेंगे 1 साल के लिए मालदीव्स को। ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साथ ही साथ केन्या कंट्री, अभी केन्या में काफी फ्लड आया था, काफी बाढ़ आई थी, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश हुई थी वहां पर। ठीक है। एक केन्या को और एक पापुआ न्यू गिनिया कुछ नाम है कंट्री का, दोनों को $1-1 मिलियन रुपया प्रोवाइड किया था इंडिया ने। तो याद रखना, $1 मिलियन फॉर केन्या फॉर द फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन। तो उसके चलते केन्या रिकवर कर पाए। 1 मिनट रुकना, ये क्या कह रही है? एक टी बिल मेरे मेरे से भी ले लो अंकल, 10 रुपए का। ओके। तो टी बिल याद रखना, 10 रुपए का नहीं आता, 25,000 रुपए का आता है मिनिमम। याद रखना ये। राहुल गांधी जी के नाम पे एक देश आ गया, पपुआ न्यू गुनिया। तो ये याद रखना, इसको भी $1 मिलियन का अमाउंट सैंक्शन किया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। किसके लिए दिया है? रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए अपनी कंट्री में। क्यों? क्योंकि वहां पर मैसिव लैंडस्लाइड आ गया था, जमीन मगर मतलब जमीनें खिसक गई थी इधर उधर, तो उसके चलते ये अमाउंट दिया गया है वहां पर। मालदीव्स के प्रेसिडेंट याद करना इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस रहे हैं न्यूज में लास्ट ईयर भी। तो मोहम्मद मुइज़ू इनके प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स के। और करेंसी क्या है ये भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है। रुफिया है, RUFIYAA, रुफिया। ठीक है। और कैपिटल क्या है? मेल। मेल कैपिटल है, मतलब मेल वाला मेल नहीं, मेल नाम है कैपिटल का, तो याद रखना। और केन्या जो कंट्री है उसका कैपिटल क्या है? नायरोबी। करेंसी क्या है? शिलिंग। इसको भी याद करो। और जो हमारे मालदीव के ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू साहब, इनका कहना है टूरिज्म गया इंडिया से छपक। ओके। यानी कि जो मालदीव में टूरिज्म था पहले, वो सडनली शिफ्ट कर गया। तो इसी के लिए इनको दुख हो रहा है। कोई नहीं, आगे चलते हैं, हम तो अपनी न्यूज़ पे फोकस करते हैं। इंडस इंड बैंक ने कोलैबोरेशन किया है पूनावल्ला फिनकॉर्प के साथ। फिजिक्स वाला नहीं है भैया, ये पूनावाला है। तो ये इंडस इंड बैंक प्लस पूनावाला फिनकॉर्प ने एक इलाइट रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है आपस में मिलके। और इलेक्ट्रिशियन को भी काफी दुख हो रहा है, इलाइट बहुत ही दुखी कर रही है बे। तो कभी भी आप नाम भूल जाओ तो याद कर लेना, लाइट, इलेक्ट्रिशियन, इलाइट। ठीक है। तो जो टोटल ये क्या करेगा, ये अपनी तरीके का पहला एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि पूरा अमाउंट कवर करेगा क्रेडिट कार्ड लिमिट का। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, वैसे मैं सच नहीं बताऊंगा, झूठी बोलूंगा, मान लो मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10,000 रुपए है। ठीक है, बस मानना है, लेकिन ये सच नहीं है बिल्कुल भी।
तो 10,000 रुपये जो इसकी लिमिट है ना, अगर इस लिमिट में कुछ भी ऐसा फ्रॉड होता है या कुछ भी ऐसा होता है, फिशिंग या कुछ भी, मान के चलो आप, तो मुझे पूरा अमाउंट इंश्योर्ड कर दिया जाएगा, मुझे पूरा अमाउंट मिल जाएगा। तो ये टोटल प्रोटेक्ट करता है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, कवर्स एन अमाउंट इक्वल टू द क्रेडिट लिमिट ऑन द कार्ड। समझ आया? नहीं समझ आया? समझ आ गया होगा। फॉर कैशलेस ट्रांजैक्शंस, कैशलेस अगर मैं मान लो डिजिटली अपने मोबाइल से, लैपटॉप से कैसे भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ या फिर मॉल में जाके स्वाइप वगैरह कर रहा हूँ, उस पे ये इसको कवर करेगा। सो याद रखना है बस, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इलाइट रुपए किस किसने लॉन्च किया है मिलके साथ में, इंडस इंड बैंक और पूनावाला फिनकॉर्प। इंडस इंड बैंक के एमडी सीईओ कौन है? सुमंत कठपलिया जी है। और हेडक्वार्टर मुंबई में है, जहां पर एनएससी का और एचडीएफसी का भी हेडक्वार्टर है। टैगलाइन क्या है? एचडीएफसी का था वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया समझते हैं। और इंडस इंड बैंक की टैगलाइन है वी मेक यू फील बेटर, हम आपको अच्छा अनुभव करवाते हैं। अब पता नहीं वो कैसे। एंड दूसरी भी है वी केयर, दिल से। तो दो इसकी टैगलाइन है, दोनों को याद कर लेना। हम दिल से आपकी परवाह करते हैं, वी केयर दिल से। वैसे मुझे लगता है शायद दुनिया में सारे लोग दिल से ही परवाह करते हैं। कौन परवाह करता होगा गुर्दा कलेजा से? ये तो इलॉजिकल बात है कुछ भी। खैर कोई नहीं, चलो अब अगली न्यूज पे आते हैं। तो दो न्यूज है, इनको भी कवर कर लेते हैं। श्रीलंका पे, श्रीलंका की एक कंपनी है, जैसे इंडिया में फोन पे है, ठीक है, जो कि बेंगलुरु में सिचुएटेड है फोन पे। तो इंडिया का फोन पे और श्रीलंका का लंका पे, इन्होंने एक यूपीआई ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने के लिए लंका पे जो यूजर्स होंगे श्रीलंका में, उनके लिए इनिशिएटिव लिया है। यानी कि श्रीलंका में जो यूजर्स, जो कस्टमर्स लंका पे ऐप को यूज करते होंगे, उनके लिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस को आसान बनाना है, उसके लिए हेल्प करेगा फोन पे इसकी। और साथ ही साथ में जो सॉरी, जो फोन पे यूजर्स होंगे श्रीलंका में, वो पेमेंट कर सकते हैं इंडियन रुपीज से, कहां पर? लंका पे ऐप के जरिए किसी भी मर्चेंट को। और फिर जो इनकी करेंसी होगी उसके हिसाब से जो भी अमाउंट ऊपर नीचे होगा, वो ये ट्रांजैक्शंस कर लेंगे अपने आप, उसमें आपको ध्यान नहीं देना। दूसरी न्यूज है थॉमस कुक, जो कि इंडिया की कंपनी है। अब ये याद रखना, आपसे हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि कंपनी कहाँ की है, क्योंकि नाम से लग रहा है कि कंपनी फॉरेन की है, बट ये इंडिया की कंपनी है, थॉमस कुक। इन्होंने एक टीसी पे, यानी कि टिकट कलेक्टर, और टिकट, एक मिनट रुको, मुझे इसको साफ करने दो। हम्म सो TICKET, टिकट कलेक्टर पे। मैं मजाक कर रहा हूँ, बस आपको याद करने के लिए मैंने नाम बताया है। याद रखना, टीसी पे है, जो कि थॉमस कुक है, जो कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में हेल्प करेगी। और टीसी पे को याद करने का एक ही जरिया है, आंखें बंद करना, ये सोचना कि आप ट्रेन में बैठे हो और टीसी आया और टीसी ने आपको कुछ पैसे पे किए। तो मैं आपसे पूछूंगा कि किसने आपको पैसे पे किए, और आप बोलोगे टीसी पे, यानी कि टीसी ने पे किए, ठीक है। और यहाँ पर एक जोमेटो का ऑर्डर आता है, या फिर कोई भी शिपमेंट कंपनी हो सकती है। तो इन मैम का कहना है कि भैया मोए धोरे चेंज ना है। तो जो हमारे डिलीवरी पर्सन है, इन्होंने बोला कोनो प्रॉब्लम नहीं है, टीसी पे कर दीजिए डायरेक्ट जर्मनी में। अरे वाह, गजब। बाकी पौधे लगाते रहना, जैसे जैकी दादा इंसिस्ट कर रहे बार बार। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को मैनेज करते हैं, इनको गवर्न करते हैं, जो कि बेंगलुरु, नहीं बेंगलुरु में नहीं, हैदराबाद में सिचुएटेड है, ठीक है। जो कि 2000 में स्टार्ट हुए थे, लेकिन 1999 में ये बने थे। इनके जो चेयरमैन है वो कौन है? देवशीष पांडा जी है, देवशीष पांडा। और 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने शुरू कर दिया था, कौन सा? EIA, यानी कि इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट जो भी था। यानी कि अब आपकी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके EIA अकाउंट के अंदर आएगी, तो ये भी याद रखना। अब आते हैं इसकी डिटेल्ड न्यूज पे। सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है न्यू कॉरपोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि विच एंटिटी इंट्रोड्यूस्ड कॉरपोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस फॉर इंश्योरर्स, इंश्योरर्स को देखते ही मार देना IRDAI आंख बंद करके। और ये कब से लागू होने वाला है? 30 जून 2024 से फॉर इंश्योरर्स टू एंश्योर कंप्लायंस की वो फॉलो करे रूल्स को। अब ये रूल्स क्या है? देखो बेसिकली बात क्या हो रही है, IRDAI के ना कुछ नए कानून आए हैं, कुछ नए प्रोविजंस, रूल्स, नॉर्म्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। उसका कहना ये है IRDAI का कि जो भी इंश्योरेंस होंगे वो मैंडेटरी है कि वो जब भी अपने चेयरपर्सन को अपॉइंट करेंगे उससे पहले वो अप्रूवल लेंगे किसकी? IRDAI की। ये है प्रोविजन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो LIC है, इनको अपना नया चेयरमैन बनाना है, तो पहले तो ये बोर्ड मीटिंग करके आपस में कर लेते थे सलाह मशवरा, लेकिन अब IRDAI इनके ऊपर बैठा है, यही इसको या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा, राइट। लेकिन ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, अब ये एग्जाम में आ सकता है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड में, कि फॉरेन कंपनीज जो री इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का भी जो इंश्योरेंस करती है ना, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उसका भी इंश्योरेंस जो करती है उसको हम कहते हैं री इंश्योरेंस। जैसे हमारे इंडिया में है GIC रे, ये याद रखना। तो जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में काम कर रही है एज री इंश्योरेंस बिजनेस, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट। और जब आपको IRDAI अप्रूवल दे देगा तब आप ऐसे डांस कर सकते हो, चेयरमैन बन गया ढिंगा चिका, बट उससे पहले नहीं कर सकते, ओके। अब आते हैं अगली पॉइंट पे। जो भी पर्सन अभी हाल फिलहाल बन चुका है उसको या उन्हें 31 मार्च 2026 तक का टाइम दिया गया है कि वो इस नए प्रोविजन से अपने आप को मैच कर ले या कंप्लाई कर ले या उसको फॉलो करें। यानी कि 31 मार्च 2026 के बाद जो भी चेयरपर्सन अभी अपॉइंट हो चुके हैं 30 जून से पहले पहले, उनको दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर IRDAI अप्रूवल दे देता है तो ठीक है, अपना ऑफिस वो कंटिन्यू करेंगे, वरना वहां से वो हटा दिए जाएंगे, इज्जत के साथ घर भेज दिए जाएंगे, राइट। या तो एग्जिस्टिंग चेयरपर्सन जो है उनको टाइम दिया गया है कि भाई 31 मार्च 2026 तक आपके पास टाइम है, या फिर जब तक आपका जो करंट टेन्यूर है वो एंड होगा, जो कि इससे पहले एंड होना चाहिए, तो आप इस प्रोविजन को फॉलो करना, इस कानून को फॉलो करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। अगर 31 मार्च 2026 के बाद हाँ फिर हम दोबारा डिसीजन लेंगे कि किसको चेयरपर्सन बनाना है किसको नहीं बनाना इंश्योरेंस का, एक्सेप्ट फॉरेन कंपनीज जो री इंश्योरेंस का काम कर रही है इंडिया में। तो जो इंश्योरर्स है उनको मैंडेटरी किया गया है कि वो मिनिमम उनके बोर्ड में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए भैया। ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं होता एग्जामिनर ये मैं पक्का पूछता स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। 3 मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, और इसमें भी एक महिला डायरेक्टर भी होनी चाहिए। इन 3 में से कम तीनों हो सब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक तो होनी ही चाहिए, याद रखना। और कौन से सेक्शन के तहत जो विमेन होनी चाहिए? सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये जो 3 मेंबर की बात हो रही है ना, इन सभी की। खैर सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कितने मेंबर मिनिमम होने चाहिए डायरेक्टर में और कितनी वुमेन मिनिमम होनी चाहिए इस डायरेक्टर की पोजीशंस में। इंश्योरर्स जो होंगे उनके पास एक विसल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए। हर एक कंपनी में इतनी बड़ी साइज की एक विसल इस्टेब्लिश की जाएगी जिस पे आके आप फूंक मार सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं यानी कि कोई चीज आपको परेशान कर रही है, खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो विसल ब्लोअर पॉलिसी है ना, ये बेसिकली एम्प्लॉयज के लिए लगाई जाएगी, मतलब इम्प्लीमेंट की जाएगी, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज होंगे वो अपनी कंसर्न्स को, अपनी
कंप्लेंट्स वगैरह को डायरेक्टली चेयरमैन या फिर जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे या जो उस पोजीशन पे होंगे उनको सेंड कर सकते हैं इस विसल ब्लोवर पॉलिसी के तहत। और इन भैया की बातें भी सुन लो। ये जो हमारा छोटा चेतन है, एक सीटी मारूंगा और तू गायब। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लो। अब आते हैं अगली न्यूज पे। कितनी न्यूज है IRDAI की भैया, चलो कोई नहीं। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया कानून, प्रोसीजर, रूल, रेगुलेशन, कुछ भी बोल सकते हो, बहुत सारे सिनोनिम्स है इसके, वो अभी एक रिलैक्स कर दिया है। यानी कि उसको पहले काफी स्ट्रिक्ट होता था, बट उसको अब रिलैक्स कर दिया है, यानी कि उसमें अब ढील छोड़ दी है थोड़ी सी, कि अब अपना शेयर ट्रांसफर और जो भी आपका मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है इन दोनों के लिए अप्लाई होने वाला है, जो कि 15 मई 2024 से होने वाला है। इन सभी डेट्स को जो भी मैं बता रहा हूं सबको याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। तो 15 मई 2024 याद रखना, और 30 जून हमने अभी रीड की थी जिसमें चेयरमैन के अप्रूवल के लिए होगा, और 1 अप्रैल 2024 ई इंश्योरेंस वगैरह के लिए था, राइट। और ये जो शेयर ट्रांसफर है ये एप्लीकेबल होगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे जो कि इंश्योरेंस सेगमेंट्स में आती है, जनरल इंश्योरेंस लाइक मोटर व्हीकल वगैरह ये सब जो होता है, और हेल्थ इंश्योरेंस, इन तीनों पे ये लागू होगा। इन तीनों को ध्यान रखना। IRDAI को 1999 में बनाया गया था, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था अप्रैल 2000 में, यानी कि अब ये कानून के तहत काम करेगी। तो IRDAI का जो चेयरमैन है, इनके जो चेयरमैन है वो देवाशीष पांडा जी है। देवाशीष पांडा, पांडा मूवी है ना एक, कुंफू पांडा, ऐसे याद कर लो। हेडक्वार्टर इनका हैदराबाद में है, तेलंगाना में। अब इसी बात पे चवन्नी का ख्याल आता है कि चवन्नी, ओके, तो ये अठन्नी बोलता है इसको, चवन्नी को, कि चवन्नी तू अपना एक शेयर मेरे नाम कर दे, और अठन्नी बोलता है तू थोड़ा सा पागल है क्या। तो भाई बात जब पैसे की आ जाए तो कोई भाईचारा नहीं है, सही बात है। चलो अब अगली न्यूज पे आते हैं। तो SBI म्यूचुअल फंड, अभी हमने पढ़ा था SBI जनरल इंश्योरेंस का कोलैबोरेशन था जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, रीड किया था हमने। अब SBI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है, चाहे वो SBI का हो, IBPS का हो या RRB का हो, इसको याद कर लेना। तो ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड किस बैंक ने रिलीज किया है, लॉन्च किया है, तो वो है लंच के बाद आना बैंक, यानी कि SBI बैंक, जो कि ये जो ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड है ये भारत का, इंडिया का लार्जेस्ट फंड हाउस है, जो कि एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड का काम करेगा ये ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, जो कि SBI ने लॉन्च किया है। जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज के स्टॉक्स वगैरह होंगे उन पे काम किया जाएगा इस म्यूचुअल फंड के तहत। और ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, यानी कि नेशनल एम्प्लॉयज, नेशनल कस्टमर्स जो होंगे उनके लिए तो ये चैनल ओपन है ही है, और जो अंतरराष्ट्रीय कस्टमर्स होंगे इंडिया SBI के, उनके लिए भी ये चैनल ओपन है, वो भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सा म्यूचुअल फंड? ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज। ऑटोमोटिव से ये याद रखो कि SBI का लंच का टाइम खत्म हो गया, अब मैं म्यूचुअल फंड करवाएगा। ओके, तो SBI म्यूचुअल फंड के MD CEO कौन है? शमशेर सिंह। शमशेर, आई गेस एक मूवी आई थी ना शायद रणबीर कपूर की, ऐसे याद कर लेना। तो रणबीर कपूर ने मूवी करने के बाद बतौर शमशेर के नाम से SBI म्यूचुअल फंड में काम किया, MD और CEO के पोस्ट पे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में है, ये भी याद कर लेना। अब आते हैं अगली खबर पे। दोबारा से खबर आई है हमारे पास, SBI म्यूचुअल फंड के बाद SBI जनरल इंश्योरेंस, दोनों अलग है। ये म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड याद करो, MUTUALFUND, यानी कि म्यूचुअली जो फंड इकट्ठा करते हैं लोगों का, उसको जब लगा देते हैं किसी कंपनी के स्टॉक्स वगैरह पे, उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड करना। ठीक है, और ये जो होगा ये है SBI जनरल इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस करता है, जनरल इंश्योरेंस है मोटर व्हीकल्स, बाइक वगैरह, टैक्सी, गाड़ी, गधा घोड़ा जो भी होता है उनका।
तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बीमा सेंट्रल। बीमा सेंट्रल क्या है, वही देखो जो IRDAI ने लॉन्च किया था ना नॉर्म, कि भाई 1 अप्रैल से आप सभी इंश्योरेंस कंपनी को जो इंश्योरेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। वही है बीमा सेंट्रल, जो कि SBI ने इंट्रोड्यूस किया है। इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, यानी कि जो भी आपके इंश्योरेंस होंगे उन सभी को मैनेज करने का प्लेटफॉर्म ये है। आप डायरेक्टली यहाँ पर जाके एक्सेस कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस को। और ये डेवलप किसने किया है, किसने बनाया है इस बीमा सेंट्रल को? कैम्स रैप, CAMSRAP। वेब कैम से कैम याद रख लो, रैप से जो रैप करते हैं लाइक हनी सिंह, रफ्तार और ये सब, तो वो याद कर लो। तो कैम्स रैप यानी कि कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी। दो बार इंश्योरेंस आया, नहीं, कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड होगा, ठीक है। तो कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड है ये, और ये कस्टमर को अलाउ करेगा कि वो अपने इंश्योरेंस को एक साथ रख सकते हैं इस पोर्टफोलियो पर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले रीड किया था। रीड का हिंदी क्या होता है? हिंदी याद नहीं आती, चलो कोई नहीं। तो ये जो रूल है IRDAI का, ये 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। आपको मैंने बता दिया, अब आपको डेट याद हो चुकी होगी। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO कौन है? किशोर कुमार पोलूदासु। जब SBI म्यूचुअल फंड में शमशेर सिंह, जो हमारे थे शमशेर मूवी, रणबीर सिंह की, रणबीर कपूर की सॉरी, तो शमशेर सिंह जी ने के गाने सुने और वो उदास हो गए, ठीक है। ऐसे याद कर लो। तो जब SBI म्यूचुअल फंड में शमशेर सिंह जी ने काम किया, तो उन्होंने SBI जनरल इंश्योरेंस के जो MD थे, उनके दोस्त किशोर कुमार, उसके गाने सुन के वो उदास हो गए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? ध्यान रखना, 2009 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिर भी ठीक है। टैगलाइन क्या है? सुरक्षा और भरोसा दोनों। और इन भैया की तरह भी अगर आपकी तबीयत वगैरह खराब होती है तो मैनेज कर लेना, उसको इंश्योरेंस करवा लेना, और अपने सारे इंश्योरेंस को एक जगह पे आप बीमा सेंट्रल पे इकट्ठा कर सकते हैं, वहां मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तबीयत गई पानी में छपाक, फाइन। चलो फिर अब हम अगली न्यूज़ पे चलते हैं। आई गेस आपको मजा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। मजा आ रहा है तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है इन सभी एनिमेशन को बनाने में आप सभी के लिए, ताकि आप याद कर पाओ। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में सिचुएटेड है, गांधीनगर में, इन्होंने एक कमेटी बनाई है, एक संगठन बनाया है। वो कमेटी क्या करेगी? 21 मेंबर, कितने मेंबर? 21 मेंबर। सेबी का जो स्कोर, एक सेबी का ना स्कोर्स करके एक कंप्लेंट फोरम है, स्कोर 2.0, उसका भी जो कंप्लेंट का टाइम है वो 21 डेज का है। आपको याद होना चाहिए, मैंने लेक्चर में करवाया था सेबी के। सो इस कमेटी में 21 मेंबर्स होंगे, ठीक है। और इनके चेयरपर्सन कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांसेस है। राजीव खेर जी, राजीव खेर इनके चेयरपर्सन होंगे। टोटल 21 मेंबर्स कमेटी में होंगे। कमेटी बना कौन रहा है? IFSCA बना रहा है। और इसमें ये काम करेंगे, ये बेसिकली कमेटी का पर्पस किया है कि जो गिफ्ट सिटी है ना IFSC की गुजरात में, इसको ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग हब बनाना है। पूरी दुनिया का बहुत ही बड़ा या बहुत ही बेहतरीन कमोडिटी हब। कमोडिटीज वो होती है जब कोई भी सामान होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह, तो उस फॉर्म में आता है। आप यहाँ पर नीचे इसको रीड कर सकते हो, ओके। तो बस IFSC को गांधीनगर में ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग हब बनाना है, इसके लिए ये कमेटी बनाई गई है। और उसके अलावा एक इनका भी डाउट सुन लो, मेला कमोडिटी वापस कल दे कुतरिया, ओके। तो देखो, जब भी आप किसी भी इंसान की, किसी बच्चे की कमोडिटीज लेके भागते हो, तो वो ऐसे ही बोलेगा। तो याद रखना कि IFSCA गुजरात को ग्लोबल कमोडिटी हब बनाना है, जिसके लिए 21 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। राजीव खेर जी इनके चेयरपर्सन हैं। और IFSCA बना कब था भैया, ये भी देख लो जाते जाते। 2020 में बना था, बाय द एक्ट ऑफ IFSC एक्ट 2019।
यानी कि आईएफएससी एक्ट 2019 के तहत इसको 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। इनके चेयरपर्सन इंपॉर्टेंट है के राजा रमन जी, इनके चेयरपर्सन है, याद रखो, के राजा रमन। ठीक है, अब आते हैं अगली दो न्यूज पे। यहाँ पर निप्पो लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, यानी जिसका नाम है नाम इंडिया। नाम इंडिया मतलब नाम से तो ना, हिंदी वाला नाम जो होता है नेम, ऐसे याद कर लो कि नाम है मेरा इंडिया। तो नाम इंडिया यानी कि निप्पो ने एक लॉन्च किया है अपना खुद का ब्रांड साउंड, जैसे पेटीएम वगैरह का खुद का होता है ना, हेलो देवी और सज्जनों, 10 रुपए की पेमेंट रिसीव हो चुकी है, इसी तरीके से सोनिक आइडेंटिटी है बेसिकली। ठीक है, तो सोनिक आइडेंटिटी जिसका नाम होगा साउंड ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की पुकार। ठीक है, साउंड ऑफ फ्रीडम, नाम भी कैसे कैसे रखते हैं यार, हद होती है। चलो कोई नहीं, हमको याद करने से मतलब है। तो साउंड ऑफ फ्रीडम नाम रखा है नाम इंडिया ने। अरे वाह, साउंड ऑफ फ्रीडम नाम रखा है नाम इंडिया ने, यानी कि निप्पो लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट ने, जो कि सोनिक, ये याद रखना एग्जाम में पूछ लेगा ये है क्या, तो ये ब्रांड की साउंड है, सोनिक आइडेंटिटी है। सोनिक मतलब होता है साउंड। ठीक है, तो सोनिक आइडेंटिटी ऑफ नाम इंडिया निप्पो लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है, यानी कि अप्रूवल दे दिया है, ऑथोराइज कर दिया है किसको, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज को। किसने ऑथराइज किया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, कि अब महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस एक कॉरपोरेट एजेंट की तहत कार्यरत हो सकता है, काम कर सकता है, और अब ये लाइफ और जनरल इंश्योरेंस बेच सकता है, लेकिन हेल्थ की तो बात हुई नहीं है। तो खैर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। तो अब ये लाइफ और जनरल इंश्योरेंस बेच सकता है, क्या बेच सकता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसको कॉर्पोरेट एजेंट के लिए अप्रूवल दी है वो इम्पोर्टेंट है। तो महिंद्रा और महिंद्रा को अप्रूवल दी है, ये याद रखो। अब आते हैं अगली खबर पे। रिन्यू एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी ने $1 बिलियन का जो फंड है वो सिक्योर किया है सोसाइटी जनरले, जो कि यूरोप का है। कहाँ का है, यूरोप का है बैंक। तो ये सोसाइटी जनरले $1 बिलियन अमाउंट देगा रिन्यू सिक्योर्स को। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो यूनिकॉर्न कंपनी होती है, एक यूनिकॉर्न कंपनी की वैल्यूएशन कितनी जाए जब उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है, यानी कि एक कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए जब वो यूनिकॉर्न मानी जाती है, ये मुझे बताओ। देखते हैं कितना कॉमन, कितना लॉजिक है आपके दिमाग में। ओके, अब आते हैं हम अगली स्लाइड पे इस न्यूज की। तो रिन्यू एनर्जी ने बेसिकली देखो 4-5 पार्टनरशिप की है, तो इन सभी को याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो सोसाइटी जनरल है जो कि यूरोप का है बैंक, उसने कोलैबोरेशन किया है ये रिन्यू एनर्जी के साथ, जो कि इंडिया का है। इसमें सोसाइटी जनरल विल प्रोवाइड $1 बिलियन 3 सालों के लिए, जो कि रिन्यू एनर्जी के प्रोजेक्ट्स होंगे, सोलर, विंड, ग्रीन, हाइड्रोजन। ये सारे जो प्रोजेक्ट होंगे ना, ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यानी कि इनका हमारे एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी है। अब उसके साथ आते हैं अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब रिन्यू एनर्जी ने 3 एंटिटी के साथ कोलेबोरेशन किया है, जिसमें ये टोटल 800 मेगावाट परचेज एग्रीमेंट किया है। ठीक है, टोटल 800 मेगावाट का इन्होंने पावर परचेज, यानी कि पावर को परचेज करने के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। टोटल कितना, 800 मेगावाट। बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कौन कौन सी एंटिटी है, एक है दामोदर वैली, दूसरा सोलर एनर्जी, तीसरा एनटीपीसी। तो एनटीपीसी ने जब धूप में दामोदर को देखा, तो उसने 800 रुपये रिन्यूएबल को दे दिए, ऐसे याद कर लो। तो एनटीपीसी, सोलर एनर्जी, दामोदर वैली का कोलेबोरेशन था रिन्यू के साथ 800 मेगावाट पावर परचेज एग्रीमेंट के लिए। साथ ही साथ में रिन्यू एनर्जी ने सतलुज जल विद्युत निगम के साथ भी कोलेबोरेशन किया है, 1 गीगावाट फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी एग्रीमेंट। बस इतना याद रखो। अब आ जाओ अगली स्लाइड पे। अब इसके अंदर चेंज हो जा भैया, होगी।
तो रिन्यू ने एक और एंटिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसका नाम है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल के साथ मिलकर ये 438 मेगावाट का पावर परचेज एग्रीमेंट करेगा। तो टोटल मिला के 2.2 गीगावाट का 5 एंटिटी के साथ रिन्यू ने कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, और ये कोलैबोरेशन में सोसाइटी जनरल जो था उसके अलावा बता रहा हूँ, ये जो 5 कोलैबोरेशन थे, एक तो था 800 मेगावाट का, एक था 1 गीगावाट था, और ये जो था 438, इन तीनों को मिला के बनता है कितना, 2.2 गीगावाट। तो 2.2 गीगावाट का कोलैबोरेशन करेगा इन 5 एंटिटी के साथ मिलकर रिन्यू। बाकी आप खुद पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी है इनका जो पोर्टफोलियो है, यानी कि कितना गीगावाट इनके पास रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो है 15.6 गीगावाट। इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान में रखो कि 15 गीगावाट से ऊपर का इसके पास रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो रिन्यू एनर्जी के चेयरमैन कौन है और सीईओ? सुमंत सिन्हा। सुमंत कठपलिया इंडसइंड बैंक के थे, इंडसइंड बैंक के सुमंत कठपलिया थे। ठीक है, और सुमंत सिन्हा रिन्यू एनर्जी के चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो रिन्यू का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। अब आ जाओ अगली खबर पे। तो यहां पर दोबारा, ओके, खैर हमने न्यूज आई गेस पढ़ ली थी शायद। हाँ हाँ ठीक है, हमने हमने ये न्यूज कर ली थी जिसमें आईआरडीआई ने कॉर्पोरेट एजेंट का ऑथराइजेशन किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा को। ठीक है, और ऐसे याद कर लो कि माही का एजेंट यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को कॉर्पोरेट एजेंट का काम दे दिया गया है। तो महिंद्रा का एजेंट विनोद ऑन ड्यूटी टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज। इसको देख, इसको सुन के ये खुश होता है बच्चा और बोलता है ताता ताता। ठीक है, तो ऐसे भी आप बोलना जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई दे ऐसे, जो कि रेड अप्रोच कंटेंट से आ रहे हैं, तो आप भी एग्जाम में ताता ताता करना। और अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो सी एस सी ई गवर्नेंस सर्विसेज, तो सी एस सी ई गवर्नेंस सर्विसेज ने कोलैबोरेशन किया है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के साथ। मेरा एक फ्रेंड है जो कि इसमें काम करता है एज एओ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो काफी अच्छी कंपनी है और इसके अगर फॉर्म निकलते हैं तो जरूर भरना, काफी अच्छी इनकी प्रोफाइल रहती है, वर्क प्रेशर ज्यादा नहीं रहता। तो सी एस सी ई गवर्नेंस सर्विसेज का कोलेबोरेशन है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के साथ सॉरी, जिसमें इन्होंने कैटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक लॉन्च किया है जिसका नाम है संपूर्ण, मतलब पूरी तरीके से पशुधन कवच, पशुधन को प्रोटेक्ट करना। तो संपूर्ण पशुधन कवच। और इसको सुन के ये हमारी गुलाबों को बोलता है, गुलाबों अपन दोनों की फोटो खींच रही है, और इसलिए ये बात सुन के गुलाबो बोलती है रुक रे मेरे को हेयर स्टाइल ठीक करने का है। और इन दोनों की बातें सुन के ये बोलता है इंश्योरेंस गया पानी में छपाक। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण पशुधन कवच है ये फार्मर्स का जो लाइव स्टॉक वगैरह होता है, ये आप जो देख रहे हो ना, ये चारा वगैरह जो होता है, इन सब को प्रोटेक्ट करेगा अनफोर्सिन रिस्क से। आग लग जाए, भूकंप आ जाए, धरती पलट जाए, कोई एस्टेरॉइड टकरा जाए इंडिया से मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर एआईसी और सीएससी भी जिंदा रहा तो संपूर्ण पशुधन कवच के तहत ये पूरा कर लेंगे। ओके, अब आते हैं अगली खबर पे। एक तो चेंज बहुत देर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये खबर इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप परफॉर्मर रहा है ग्रोथ के मामले में फिस्कल ईयर 2024, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के टेन्यूर में, टाइम पीरियड के अंदर जो ग्रोथ रही है डिपॉजिट में और इन सब चीजों में, वो कितनी रही है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया है और 16% से बढ़ोतरी की है। किसमें? अपने बिजनेस की ग्रोथ में, याद रखना ग्रोथ में। और ये पब्लिक सेक्टर बैंक में टॉप पे है। दूसरे नंबर पे हमारे लंच के बाद आना बैंक है, एसबीआई। और इनका जो बिजनेस रहा है टोटल वो 79 लाख करोड़ है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। इंपॉर्टेंट ये है कि सेकंड रैंक पे कौन है, एसबीआई। और डिपॉजिट की कैटेगरी में
देखो, ग्रोथ के अंदर कई सारे एस्पेक्ट होते हैं। ग्रोथ के अंदर आपका इंटरेस्ट भी आ सकता है, या आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो वो भी आ सकता है। उन सभी का जो कंप्लीट कलेक्शन होता है वो ग्रोथ में गिना जाता है। लेकिन जो डिपॉजिट होता है, यानी कि आपके अकाउंट्स में कितना लोग पैसा डाल रहे हैं, उसमें अगेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया है। लंच के आना बाद बैंक एसबीआई सेकंड पे है, और बैंक ऑफ इंडिया थर्ड पे है। ठीक है, तो याद रखना। और कैनरा बैंक को तो हम भूल ही गए बेचारा, चौथे पे है, इसको भी याद कर लो। इन सभी बैंक ने, इन चारों बैंक ने डबल डिजिट ग्रोथ में की है, मतलब डबल डिजिट ग्रोथ की है, यानी कि 10% से ऊपर की ग्रोथ की है इन चारों बैंक ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रॉफिट रहा है फिस्कल ईयर 2024 का, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो 61,077 करोड़ रुपए। अब इसमें से आप सिर्फ ये 077 और करोड़ हटा दो, इतने मेरे अकाउंट में है। तो खैर 61,077 करोड़ रुपए जो है वो प्रॉफिट रहा है एसबीआई का फिस्कल ईयर 2024 में। और ग्रोथ कितनी रही है? 21.6%। 21.6% याद रखना। और 61,000 करोड़ याद रखना। यूको बैंक जो है हमारा, इन्होंने टॉप किया है लोन के सेगमेंट में। डिपॉजिट में कौन था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र था। बिजनेस में कौन था? ग्रोथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र था। लेकिन लोन के मामले में यूको बैंक टॉप पे है। उसके बाद सेकंड पे अब यहाँ पर फिसल गया हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और थर्ड पे है लंच के बाद आना बैंक एसबीआई, राइट। और अगर हम बात करें ग्रोस एनपीए की, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, कि लगभग जो ग्रोस बना है एनपीए वो कितना बना है, कौन सा बैंक टॉप पे हुआ है, तो इसमें भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कसर नहीं छोड़ी। ग्रोस एनपीए में भी ये टॉप पे है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है क्या? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। तो ग्रोस एनपीए सबसे ज्यादा जो कम है वो किसका है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, 1.88%। परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टॉप पे कौन है वो याद रखना है ग्रोस एनपीए में, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। सेकंड पे है एसबीआई, लंच के बाद आना बैंक। ओके, और ऐसे याद रख लो, अब हमारा पैसा हमारा प्रॉफिट हमारा नाम, आजकल एक गाना काफी फेमस हो रहा है ना, तो आप ऐसे याद कर लो कि देखो, पैसे के मामले में बिजनेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पे है, प्रॉफिट में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पे है, और नाम में यानी कि ग्रोस एनपीए में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पे है। कितना इजी कर दिया मैंने आपके लिए, देखो। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को उधार दिया है आईएफसी ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आता है, इसी की एंटिटी है। $50 मिलियन का अमाउंट फंड दिया है एचडीएफसी बैंक को। क्यों दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस है। तो विमेन बोरोवर्स के लिए, विमेन एम्पावरमेंट, औरतों को हमारे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके उनकी ग्रोथ में, इसलिए ये फंड प्रोवाइड किया गया है एचडीएफसी बैंक को। तो एचडीएफसी बैंक ने अभी एक भी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था, आपको पता होगा, पिक्सल खेलो, प्ले और जाओ, गो। तो पिक्सल प्ले एंड पिक्सल गो, ये भी याद रखना। और एच डी एफ सी बैंक क्रेडिट कार्ड इशुएंस में भी टॉप पे है, +100 मिलियन क्रेडिट कार्ड इसने इशू किए हैं। अब इस न्यूज के अंदर एच डी एफ सी बैंक ने कोलैबोरेशन किया है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ, जिसमें आईएफसी प्रोवाइड कर रहा है $500 मिलियन एचडीएफसी बैंक को, टू एम्पावर वीमेन एंड प्रोवाइडिंग देम माइक्रो लोन्स, छोटे छोटे लोन्स देने हैं वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, अंडर सस्टेनेबल लिवलीहुड मिशन ऑफ एचडीएफसी बैंक। याद रखना, एम्पावर वीमेन, ये बहुत अच्छा, ये एक्चुअली मैंने जानबूझ के ये चीज यहाँ पर मेंशन की है। एम्पावर वीमेन, प्रोवाइड देम माइक्रो फाइनेंस लोन्स, रेस्ट दे कैन बिल्ड देयर ओन एम्पायर। वीमेन वो पावर होती है जो पूरे घर को संभाल सकती है। वीमेन वो पावर होती है जो एक छोटे घर को एक बड़ा महल बना सकती है। वीमेन वो पावर होती है एक छोटी सी दुकान को एक बहुत बड़ा अंपायर बिल्ड कर सकती है। इनकी पावर को मेजर करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, सो ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। ओके, तो आईएफएससी वर्ल्ड बैंक जो है, उनके जो एमडी है वो है मख्तार डियोप। ये जो मख्तार डियोप है, नीचे आप इमेज में देख रहे होंगे, ये रे, ये इनके एमडी है आईएफएससी वर्ल्ड बैंक के। हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हेडक्वार्टर है आईएफएससी का। और इस्टेब्लिशमेंट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1956 में हुआ था। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आईएफएससी ने $500 मिलियन लोन किसको दिया था वीमेन एम्पावरमेंट के लिए? ऑप्शन देता हूँ, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। अब एक का नाम आपको बताना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देंगे। तो सिडबी ने कोलैबोरेशन किया है एयरबस के साथ। एयरबस बेसिकली यूरोप की कंपनी है और इसमें 3-4 कंट्री है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह। तो यूरोप की कंपनी है जो कि एयरबस है, इसके साथ कोलैबोरेशन किया है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि एमएसएमईज सेक्टर को फोकस करता है, उन पे ध्यान देता है, उनको सुपरवाइज करता है। और इस कोलैबोरेशन में ये कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। देखते हैं न्यूज़ क्या है पूरी। ओके, सो इस न्यूज़ में एयरबस हेलीकॉप्टर्स, जो कि यूरोपियन एरोस्पेस का है, याद रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने सिडबी ने परचेज किया है एयरबस हेलीकॉप्टर्स भारत के लिए टू बूस्ट हेलीकॉप्टर मार्केट। किस किस के लिए? एक तो हेल्थ सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए और टूरिज्म सेक्टर के लिए। इन तीनों के लिए हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसलिए सिडबी ने कॉन्टेक्ट किया है एयरबस हेलीकॉप्टर्स को। सिडबी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मनोज मित्तल जी, याद रखना, मनोज मित्तल जी। इन्होंने रिप्लेस कर दिया है हमारे प्यारे शिवा सुब्रमण्यन रमन जी, जिनको हम एस रमन नाम से भी बोलते थे, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? लखनऊ में है। और स्टैब्लिशमेंट 1990 में है इसका, 1992 में स्टैब्लिशमेंट इसका नहीं है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग के अंदर, आपको याद होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिडबी का एस्टेब्लिशमेंट 1990 में हुआ था, ठीक है। और इनका कुछ कहना है, नमक से रोटी खा ले बाबू, जाके हेलीकॉप्टर है। एटलस नहीं, एटलस बेसिकली साइकिल, आपको पता होगा, अगर एक आते थे ना पहले ब्लैक साइकिल, अभी भी आती है शायद काफी, तो उसको हम एटलस बोलते थे। बात सही है इसकी, नमक से रोटी खाने वाले लोगों को हेलीकॉप्टर की नहीं, साइकिल की जरूरत होती है। तो अब अगली न्यूज पे आते हैं। यस बैंक, यानी कि हाँ बैंक ने, इसका नाम है हिंदी में हाँ, ठीक है, यानी कि यस। तो यस बैंक, जिसकी फुल फॉर्म है यूथ एंटरप्राइज स्कीम, यूथ एंटरप्राइज स्कीम नाम याद रखना है इसका पूरा, यस का। इन्होंने लॉन्च किया है यस ग्रैंड्यूर, यस ग्रैंड्यूर इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि एक डेबिट कार्ड है, किसके लिए? ट्रेवल पर्पस के लिए है। और यस बैंक के एमडी सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार जी है। और एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन कौन थे? अटानु चक्रवर्ती थे, ठीक है, अटानु चक्रवर्ती। और एमडी सीईओ कौन थे? शशिधर जगदीशन, याद आया, शशिधर जगदीशन जी इनके एमडी सीईओ थे। अच्छा ये बताओ, अमिताभ चौधरी जो है, अमिताभ चौधरी जी किस बैंक के एमडी सीईओ या फिर चेयरमैन है? ये आपको कमेंट में बताना है। अंकल यस बैंक को नो बैंक क्यों नहीं बोलते? अब इसका जवाब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो जो हेडक्वार्टर है यस बैंक का वो मुंबई में है। और 2004 में इसको स्टैब्लिश किया गया था यस बैंक को। टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रिच, यानी कि अपनी जिंदगी को अमीर बनाओ, ठीक है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। यहाँ पर ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपको मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले। तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक प्लस ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो ए यू है ना, ये बेसिकली गोल्ड का केमिकल नेम होता है, ठीक है। गोल्ड का जो केमिकल नेम होता है वो होता है ए यू, उस पे ये ए यू नाम रखा है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये था कि हम गोल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक रखते तो थोड़ा चीप लगता, इसलिए हमने ए यू रख दिया, थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए। तो इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया है अपने आपस में, अपने आप को मर्ज कर लिया है एक दूसरे में। और इसी बात पे जो हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी है, फाइनेंस मिनिस्टर, उनका कहना है कि वाई बैंक पर फोकस कर ले बेटा, ये एक्स तो गई, ठीक है। तो ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन कौन है? एच आर खान जी हैं। एच आर खान इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि मर्जर हुआ है। और एमडी सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल जी है। हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये, ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी याद रखना, देखो लार्जेस्ट है। और ए यू जो नाम है वो ओरम से है, जो कि एक केमिकल नेम है गोल्ड का। अभी एट प्रेजेंट 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे इंडिया में है, ठीक है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। ये हमारी लास्ट न्यूज है आज की। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है एक, जिसका नाम है आर एक्स आई एल। आर एक्स आई एल, बेसिकली हमारे पास इंडिया में 3
ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है। कितने? 3 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है हमारे पास इंडिया में, जिसको रेगुलेट करता है कौन? आरबीआई। ठीक है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है RXIL, इन्होंने 1 लाख करोड़ MSME इनवॉइस फाइनेंस क्रॉस कर दिए हैं, यानी कि इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का इनवॉइस दे दिया है MSMEs को, बिल काट काट के। ठीक है, तो ये आप याद रखो। और ओ सॉरी, मैं कह रहा हूँ बिल काट के नहीं, बेसिकली फाइनेंसिंग की है, मतलब उनको फंड प्रोवाइड किया है, ऐसा ही कुछ है ना। चलो कोई नहीं, बस आप इतना ध्यान रखना कि MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग की है RXIL ने 1 लाख करोड़ से ऊपर की ट्रेड प्लेटफॉर्म। ट्रेड की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसको याद कर लेना, ऐसे आपका भी दिन आएगा एक दिन जब आपके बच्चे बोलेंगे पापा मेरे को भी ट्रेड्स ला के दो, फिर आपका छोटा बच्चा बोलेगा कि मेरा कभी मेरी भी MSME होगी एक दिन। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट सिस्टम, जो कि फाइनेंस्ड ओवर 50 लाख MSME इनवॉइसेस। ओके, तो 50 लाख MSME इनवॉइसेस, देखो जैसे मान लो 50 लाख बिल काट दिए। ठीक है, 50 लाख बिल मैंने अपनी बिल बुक में से निकाल दिए, जिसकी कीमत थी 1 लाख करोड़ रुपए की, उन बिल्स की। ठीक है, तो 50 लाख बिल थे जिनकी कॉस्ट थी टोटल 1 लाख करोड़ की, ये याद रखना। तो ट्रेड्स जो है इसने, यानी कि ट्रेड्स के RXIL ने फाइनेंस कर दिया 50 लाख MSME इनवॉइसेस। और MSME क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो कंपनी होती है वो होती है। और जो टोटल अमाउंट था 50 लाख MSME इनवॉइसेस का, वो था 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और उसके बाद जो RXIL है, ये जो हमारा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, इसको किसने बनाया है? तो RXIL को सिडबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लंच के बाद आना बैंक SBI, ICICI बैंक और हाँ बैंक यस बैंक, इन पांचों ने मिलके इसको एसोसिएट किया था। इन पांचों के एसोसिएशन से इन्होंने RXIL ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इजाद किया था। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट 3 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है। एक है RXIL, ठीक, दूसरा है इनवॉइस मार्ट, राइट, और इनवॉइस मार्ट को हम ए ट्रेड्स लिमिटेड भी बोलते हैं। और ये जो हमारा इनवॉइस मार्ट है, इसको बनाया था एक्सिस बैंक ने मिलके, किसके साथ? एम जंक्शन सर्विसेज के साथ मिलके। इन दोनों का कोलैबोरेशन था, इन दोनों ने बनाया था इनवॉइस मार्ट, जिसको हम ए ट्रेड्स लिमिटेड भी बोलते हैं, याद रखना, ए डॉट ट्रेड्स लिमिटेड। और RXIL को बनाया था सिडबी, NSE, लंच के बाद आना बैंक, ICICI बैंक और यस बैंक। और एक और हमारे पास ट्रेड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है M1 एक्सचेंज, जिसको हम मिंड सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो एक हो गया हमारा RXIL, दूसरा इनवॉइस स्मार्ट, तीसरा M1 एक्सचेंज। इन तीनों को याद कर लेना, और क्या क्या इनके नाम है आगे के वो भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। तो जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को सेटअप करने के लिए, वो कितना होना चाहिए? 25 करोड़ रुपए होना चाहिए। और जो आरबीआई है वो रेगुलेट करता है इस ट्रेड प्लेटफॉर्म को अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। एक्ट याद रखना, अमाउंट याद रखना। यानी कि अगर आपको एक ट्रेड प्लेटफॉर्म सेटअप करना है तो कम से कम 25 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए, वो होता है हमारा पेड अप कैपिटल। ठीक है, ट्रेड्स क्या होता है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो MSMEs होती है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को ऑक्शन करती है, उनकी बिड लगाती है, और बैंक्स वगैरह को या दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर्स को ये उसमें पार्टिसिपेट करके वो ट्रेड रिसीवेबल्स बेचती है, सेल करती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरी एक कंपनी है, उसमें मेरे पास मैंने 100 बिल काटे, उन 100 बिल में से 50 की पेमेंट मेरे पास आ गई, लेकिन 50 की पेमेंट मेरे पास अभी तक नहीं आई। तो ये जो 50 थे ना, मैंने इनको सामान दे दिया, बट अभी भी मेरे पास इनकी पेमेंट नहीं आई। तो ये जो पेमेंट नहीं आई ना, ये होता है ट्रेड रिसीवेबल्स, इनको ऑक्शन करेगा वो MSME।
फिर ये जो बैंक्स वगैरह होंगे ये अपने आप पैसा निकलवा लेंगे, राइट। और अगर आपको भी कभी ऐसा काम करना पड़ जाए, काउंट करना पड़ जाए, तो आप भी ये बोलोगे अरे रे मोरी मैया इतने सारे ट्रेड्स सेल करने हैं, ठीक। और अभी हमारी लास्ट स्लाइड है इस न्यूज़ की। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, हमने अभी बात की थी ना, तो ये वो अमाउंट होते हैं जो कि कंपनी ने बिल कर रखे होते हैं और कस्टमर को सामान पहुंचा दिया होता है जो भी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उन्होंने अभी तक उनको पेमेंट नहीं मिली। आसान शब्दों में, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल्स टू डेटर्स, यानी कि जो जिसने सामान लिया है और पैसा दिया है, और दूसरा बिल्स रिसीवेबल्स, मतलब एक वो लोग जो उधार पे लेते हैं, कहते हैं ना कि आज नगद कल उधार, उसी तरीके का है। तो डेटर्स से ही हमारा बनता है ट्रेड रिसीवेबल्स मेनली, जिसको ऑक्शन किया जाता है। लेकिन अगर हम पूरी बात करें कि ट्रेड रिसीवेबल्स किस किस को मिला के बनता है, तो वो है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, बट फिर भी आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया, क्या पता पूछ ले। तो ट्रेड रिसीवेबल्स इंश्योर करता है कि आपका बिजनेस एक हेल्दी कैश फ्लो मेंटेन कर रहा है। अगर जितना मैं सामान दे रहा हूँ मेरे पास पैसा प्रॉफिट आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा बिजनेस हेल्दी तरीके से काम कर रहा है। अगर मेरा बिजनेस में पैसा नहीं आया, अगर विजय माल्या लाइक विजय माल्या जैसे लोग या फिर नीरव मोदी जैसे लोग पैसा लेके भाग गए, और तब तो मेरा दिवाली निकल जाएगा ना। तो वो चीजें ना हो, आपका दिवालिया ना निकले, आप इंसॉल्वेंट ना हो जाओ, उस चीज को ध्यान में रखने के लिए आपका ट्रेड रिसीवेबल्स चेक किया जाता है, जो कि आपकी बैलेंस शीट होती है पूरी कंपनी की। और ये जो बैंक है ना, ये बैंक बोलता है कस्टमर को, ये जो कस्टमर है ये, कि पेंडिंग अमाउंट नहीं ना दिया तो घर से उठा लेंगे तुमको हम। तो ऐसे में फिर बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल एंटिटी इनको धमका के या लीगल तरीके से इनसे पैसे निकलवा लेती है। इसी के साथ तालियां हो जाए, हमारा लेक्चर खत्म हो गया। अब हम अगला लेक्चर करेंगे, कौन सा आपको मैं बता देता हूँ, रुको एक मिनट। अब अगला लेक्चर हम करने वाले हैं इंटरनेशनल का। फिर हमारा लास्ट लेक्चर होगा साइंस एंड टेक प्लस इकोनॉमिक्स और कुछ एक्विजिशन। फिर हमारा मई पूरा खत्म हो जाएगा। फिर एक लेक्चर में अलग से लेके आऊंगा जून फर्स्ट एंड सेकंड वीक में, जो कि कंप्लीट स्टेट्स न्यूज रहेगी, अप्रैल की, मई की और जून मिड तक की। रेडी रहना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें कुछ 15-20 न्यूज होगी, वो हम कवर कर लेंगे। तो फ्यूचर ऑफिसर्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के बार बार पागलों की तरह याद करना अच्छे से, और रिवाइज करना, एकदम पागल हो जाना है आपको, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा आपका। तो 2024 के सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में 25+ स्कोर चाहिए मुझे आपका। 8 से 10 बार रिवीजन करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।